गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र ना, चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश का मतलब होता है कोई आवेश जब गति कर रहा हो ना। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, एक है लॉरेंज बल। क्या? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है? जैसे ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। जब कोई आवेशित कण, आवेशित कण मतलब ये हम कण ले लेते हैं, ठीक है। इसका आवेश कितना है? क्यों है। द्रव्यमान कितना है? आवेश जो है वो क्यों है, आवेश क्यों, और द्रव्यमान m। ये जब ऊपर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में अंदर ना, और जाएगा कितने वेग से? स्मॉल v वेग से। बात समझ में आ रही है? मतलब एक आवेशित कण है जिसका आवेश क्या है? क्यों, द्रव्यमान है m ना, और वेग है v, और जिसमें जा रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र है b ना। तो गतिमान आवेश का मतलब, अब ये आवेश चल देगा ना, ये आवेश जब जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में ये पहुंचेगा, उस पे एक बल काम करेगा। क्या काम करेगा? बल, जो इसके पथ को वृत्ताकार करने का काम करे। वैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको सीधे जाना चाहिए ना, लेकिन ये सीधे ना जा करके अपने पथ पर कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा, इस तरीके से गोल, ठीक है। तो अच्छा, इसका मतलब यह है कि इस आवेश पे कोई बल लग रहा जो इसको सीधे नहीं जाने दे रहा, मोड़ दे रहा इधर ना। उसी बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल, ठीक है। तो लॉरेंज बल की परिभाषा क्या होगी कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल काम करता है जो उसकी दिशा को वृत्ताकार कर देता है, या उसके मार्ग को वृत्ताकार कर देता है। तो उस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। लॉरेंज बल को F से लिखते हैं, और इसका सूत्र होता है Q V B साइन थीटा, ठीक है। बात समझ में? इसकी परिभाषा भी हम लिख दे रहे हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल काम करता है, उस पर एक बल कार्य करता है, जो उसके पथ को वृत्ताकार कर देता है, वृत्ताकार कर देता है। इसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, और इसका लॉरेंज बल का फार्मूला होता है F बराबर Q V B साइन थीटा। F ये क्या है? लॉरेंज बल। F जो है लॉरेंज बल, क्यों? V B विभव नहीं, ये वेग है, ठीक है। B और थीटा कोण है ना। अब ये तो बात हो गई है। अगली बात, अगर जो है वो लंबवत प्रवेश नहीं करेगा, मान चलो
थीटा डिग्री इतने डिग्री के कोण पर प्रवेश करेगा, तो इसका पथ जो है इस तरीके का हो जाएगा, इसको कहते हैं हेलिक्स। ठीक है, अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार, और अगर लंबवत प्रवेश नहीं करेगा तो हेलिक्स। ठीक है, यदि कण लंबवत नहीं प्रवेश करेगा, लंबवत प्रवेश नहीं करेगा, तो उसका पथ हेलिक्स के आकार का होगा, हेलिक्स के आकार का होगा। हेलिक्स का मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये लॉरेंज बल वाली बात समझ में आई। और लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अब दाएं हाथ, अब हमारा जो दायां हाथ है उसमें तीन चीजें, एक तो अंगूठा, कौन चीज, अंगूठा, और दूसरा अंगूठे के पास वाली उंगली ये। ठीक है, ये अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी, और तर्जनी के पास वाली उंगली ये मध्यमा। ठीक है, मध्यमा, तीनों को हम कितने डिग्री पर रखते हैं, 90 डिग्री पर। ठीक है, ये मतलब ये अगर देखा जाए तो इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे कि अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों उंगलियों को एक दूसरे के समकोण पर रखेंगे, और तीनों उंगलियों को जब एक दूसरे के समकोण पर रखते हैं तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा को बताता है, और उंगली वेग को बताती हैं। जैसे तो ये तर्जनी उंगली को किधर करते हैं, जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और इसको मध्यमा को किधर करते हैं, जिधर वेग की दिशा है। तो ये जो अंगूठा है ये किससे बताएगा, बल को, बल की, क्योंकि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं ना। मतलब जैसे हमने क्या किया कि ये अपना इसे फैला लिया ना, तो इस वाली को किधर करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इसको किधर करेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, कण जाएगा, वेग। तो अंगूठे की जो दिशा बनेगी वो लॉरेंज बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक बार हम बोल दे रहे हैं कि जब हम अपने दाएं हाथ के, दाएं राइट हैंड के ना, दाएं हाथ के अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा, तीनों को एक दूसरे के समकोण पर फैलाते हैं, तो तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करते हैं, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यमा उंगली को वेग की दिशा में करते हैं। तो जो अंगूठा होगा वो लॉरेंज बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, लॉरेंज बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण प्रवेश करता है लंबवत, तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार। मान लिया ये आवेशित कण है ना, आवेशित कण ये है, इसका हमने क्या कहा था, द्रव्यमान m है, और वेग स्मॉल v है, और आवेश क्यों है। ये हो गया द्रव्यमान, और v वेग, और क्यों, आवेश ना।
और ये कितने डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा, 90 डिग्री के। यह 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो इसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार ना। तो ये जो वृत्त बना है इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है लंबवत तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ना। तो हमें ये तो पता है कि इस पर एक लॉरेंज बल लगता है ना, लॉरेंज बल ही इसको मोड़ देता है। लॉरेंज बल को एफ से लिखते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, हाँ, क्यू वी बी साइन थीटा ना, क्यू वी बी साइन थीटा। इसी तरीके से एक चीज और एक होता है तुम्हारा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ये क्या होता है, जब कोई ये बिंदु है और इसके चारों ओर हम घूमते हैं या गति करते हैं तो इस पे एक बल लगता है जो इसको अंदर की ओर गिराने का प्रयास करता है। जैसे हम लोग एक वृत्त में साइकिल चलाएं तो साइकिल अंदर की ओर झुकी रहेगी, तो इसका मतलब उसके अंदर खींचने की ओर एक बल काम कर रहा ना। तो उसी तरीके से जब ये कण जो है एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा तो इस पर भी एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा और अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है mv²/r। अभिकेंद्रीय बल और इसका फार्मूला होता है mv²/r। m क्या है, v, r त्रिज्या। और संतुलन की अवस्था में लॉरेंज बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर हो। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में लॉरेंज बल और तुम्हारा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये दोनों क्या होंगे, अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला है mv²/r और इसका फार्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो हमें निकालना है r, तो हम क्या करते हैं r को इधर ले आते हैं और ये अच्छा, जब ये लंबवत है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ना। तो थीटा का मान हम 90 डिग्री लिख देंगे, mv² ये इतना पूरा पोर्शन इधर आ जाएगा, क्यों वी बी साइन थीटा और बराबर r। ठीक है, v² से v कट जाएगा ना, तो mv/क्यों साइन 90 और साइन 90 मान होता है 1, तो r बराबर हो जाएगा mv/क्यूब। ये क्या आया है, त्रिज्या, ये आई है त्रिज्या। ठीक है, अब अगर जैसे सवाल पूछा जाए कि अगर कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका पथ तो वृत्ताकार हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी mv/क्यूब। सबके मतलब तो पता है, m क्या है, v, b, क्यों, आवेश। ठीक है, अब अगली चीज है आवृत्ति, या पहले हम आवर्तकाल देखते हैं। आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक चक्कर लगाने में लगा समय। जैसे यहां पर कण आया, ये पूरा घूमते हुए फिर यहीं आ गया ना, मतलब जैसे मिनट वाली सुई एक पूरा राउंड कितनी देर हम लगा लेंगे, 60 मिनट में, तो वो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल
कहलाता है। और इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। इसका प्रतीक क्या है? कैपिटल टी। और मात्रक इसका क्या होगा? समय है ये, मात्रक इसका सेकेंड। ठीक है। तो आवर्तकाल जो होता है वो, जैसे हम कहें कि ये कोई कण है, यहां से ये घूमते हुए आया और फिर अपनी जगह पे आ गया, तो इतना होने में जो समय लगा है उसको क्या कहेंगे? आवर्तकाल। और आवर्तकाल निकलेगा कैसे? समय बराबर एक फार्मूला होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी यहां से लेकर के ये हो जाएगी इतनी, और इसी को परिधि भी कहते हैं ना। तो दूरी किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर। परिधि का फार्मूला मालूम है? बताओ। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है। और चाल को किस अक्षर से लिखते हैं? v से। अब r का मान हम निकाल चुके हैं। r का मान क्या आया है? mv अपान क्यू बी। तो r की जगह पर लिख देंगे mv अपान क्यू बी। क्यू बी। और ये v लिखी रहेगी, तो v तो जाएगा कट। इसका मतलब t बराबर क्या हो जाएगा? 2πm अपान क्यू बी। ये हो गया हमारा आवर्तकाल। ठीक है। एक हेडिंग और बच रही है, आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, आवर्तकाल के मतलब आवर्तकाल को उल्टा कर दिया जाए, उसको आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। आवृत्ति कहते हैं। इसका प्रतीक है n। ठीक है। आवृत्ति का प्रतीक क्या है? n। और ये हो जाएगा 1/t, आवर्तकाल का उल्टा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। n बराबर 1/t। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 1/t का ये वाला मान रख दें, 2πm क्यों भी। क्यों भी ऊपर चला जाएगा फिर, क्यों भी। ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया। और इसका मात्रक होता है किसका? आवृत्ति का, हर्ट्ज, हर्ट्ज। ठीक है। ये मात्रक होगा। अब अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? जैसे ये कोई चुंबक है, मान लिया ये चुंबक है ना, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह चुंबकी या लोहे की बनी वस्तु रखी जाए तो वो चुंबक की ओर आकर्षित होने का प्रयास करती है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लौह चुंबकीय वस्तु, लौह चुंबकीय वस्तु रखी जाए तो वो एक बल का अनुभव करती है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। परिभाषा में लिख दे रहे हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी कोई लौह चुंबकीय वस्तु, लौह चुंबकीय वस्तु एक बल का अनुभव करती है, अनुभव करती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लोहे की कील रखें तो उस पे उसको ऐसा लगेगा कि उस पे एक बल लग रहा,
ना। लोहे की कील को इधर ले जाओगे तो आसानी से चली जाएगी, और इधर लाओगे तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब उधर की ओर एक बल लग रहा, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अगला वैद्युत क्षेत्र के मात्र, ये वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है और इसके कई मात्रक हैं। एक मात्रक है इसका टेस्ला, दूसरा मात्रक है गॉस, ठीक है, और एक मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस सब मात्रक ध्यान रखें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम में एक अनंत लंबाई का चालक होता है। अनंत लंबाई मतलब काफी लंबाई उसकी। बायो सेवर्ट ने एक अनंत लंबाई का चालक एक्स और वाई लिया। क्या नाम है इसका? एक्स और वाई लिया, और उसमें आई एम्पियर धारा प्रवाहित की। कितनी धारा प्रवाहित की? आई एम्पियर। और इससे चालक से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? एक बिंदु P है, यहां पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। बात समझ में ही नहीं? मतलब बायो सेवर्ट ने एक अनंत लंबाई का चालक एक्स वाई लिया, उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की, और उससे आर दूरी पर बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये थीटा बन रहा है, ठीक है। तो बायो, और इसके लंबाई हम मान लेते हैं थोड़े भाग की, डेल्टा एल है, ठीक है। कितनी है? डेल्टा एल। तो बायो सेवर्ट ने बताया पहला नियम कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये धारा के समानुपाती होता है। मतलब धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो इसी को हम कहते हैं समानुपाती। ये जो साइन है ये कैसा है? समानुपाती का, ठीक। नंबर दूसरा नियम बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये चालक की लंबाई के भी समानुपाती होता है, ठीक है। लंबाई के समानुपाती लिख देंगे, ये दूसरी समीकरण बन गई। तीसरी इन्होंने बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये जो कोण बना है इसके साइन थीटा के समानुपाती होता है, यह भी लिख दिया, ठीक है। ये तीनों समानुपाती बताए। और चौथे में बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है तुम्हारा वो चालक और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उल्टा बात यहाँ पे बताई, ठीक है। यह समीकरण नंबर बन गई 4। फिर चारों समीकरण को एक साथ मिला देंगे तो बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर ना। ऊपर जो है वो सब ऊपर लिख दिया और जो नीचे है वो नीचे लिख दिया। फिर इस चिन्ह को हटा दिया गया, उस हटाने के बाद म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट का फार्मूला था, ठीक है। म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान भी उन्होंने बताया 10 की घात -7। ये कांस्टेंट है, जैसे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता था ना, इसका मान 9 × 10 की घात 9 था। उसी तरीके से ये जो है इतना कांस्टेंट है म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो बी बराबर जो फार्मूला है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये किसका नियम है? बायो सेवर्ट। एक बार हम बोल दे रहे हैं कि बायो सेवर्ट ने एक अनंत लंबाई का चालक एक्स वाई लिया ना, और उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की, और उसके अल्पांश भाग की लंबाई डेल्टा एल के कारण उससे आर दूरी पर बिंदु पी है ना, वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और जो चालक से थीटा कोण बनाता है ना। अब पहले नियम में उन्होंने बताया कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे लिखना है हिंदी में, बिंदु P पर उत्पन्न बिंदु
P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। फिर ये लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा यहां पर आएंगे, फिर लिखेंगे बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई डेल्टा L के समानुपाती होता है, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर यहां पाएंगे, फिर लिखेंगे बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, फिर ये लिख देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के, ये थोड़ा अलग है, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और बाद में समीकरण चारों को मिलाने पर यह बनेगा और फिर ये, ठीक है। चलो फिर लिख लो।